नमस्कार। आज 21 जून 2023, 22 जून 1897 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिनांक। विश्व भर के स्वातंत्र्य युद्धों में भारत का स्वातंत्र्य युद्ध एक अलग पद्धति का है। विश्व भर के स्वातंत्र्य युद्धों में लड़ाई, युद्ध, यह शस्त्र तो बंदूकें, तलवारें, इस पद्धति से लड़ा गया। भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध में अहिंसा के मार्ग से, महात्मा गांधी जी के मार्ग से, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज, वासुदेव बलवंत फडके, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, भगत सिंह, ऐसे अनगिनत क्रांतिकारकों के द्वारा सशस्त्र क्रांति, सशस्त्र युद्ध का भी प्रयत्न स्वातंत्र्य के लिए किया गया। 1704 में गुरु गोविंद सिंह जी के 4 शहजादों ने इस राष्ट्र के स्वातंत्र्य के लिए, धर्म के रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। तत्पश्चात भारत पर मुगलों के और अंग्रेज, पोर्तुगीज, डच, इनके आक्रमण होते रहे। इन आक्रमणों के दरमियान भारत में अनेक सशस्त्र क्रांतियां और अनेक राजा और अनेक क्रांतिकारकों ने स्वातंत्र्य युद्ध लड़ा। 22 जून 1897 इस दिनांक का महत्व हम आज की कथा में देखेंगे। पूना में हरिपंत चाफेकर नाम के एक कीर्तनकार थे। हरिपंत चाफेकर का मूल स्वग्राम यह जयगढ़ में सापा नदी के पास कोंकण में है। पेशवाओं के दरबार में कीर्तन और अन्य कामों की खोज में हरिपंत चाफेकर जी के पूर्वज पूना में पहुंचे। पूना के पास चिंचवड़ में हरिपंत चाफेकर जी का वाड़ा आज भी है, जहां पर आज चाफेकर बंधुओं का स्मारक बनाया गया है। हरिपंत चाफेकर जी, उनकी पत्नी द्वारका, उनके परिवार में 25 जून 1869 को दामोदर हरि चाफेकर का जन्म हुआ। 1873 में बालकृष्ण हरि चाफेकर का जन्म हुआ। 1878 में छोटा सपुत्र वासुदेव हरि चाफेकर का जन्म हुआ। इनके अलावा उनको सावित्रीबाई नाम की, सीताबाई नाम की एक कन्या रत्न भी प्राप्त हुई। चाफेकर परिवार का मूल पालन पोषण का व्यवसाय हरि कीर्तन, संकीर्तन ऐसे था। दामोदर हरि चाफेकर को लेकर हरिपंत चाफेकर अफगानिस्तान तक, तब के अखंड भारत में प्रवास करते थे, जगह जगह पर कीर्तन करते थे। उस दरमियान दामोदर हरि चाफेकर को एक ज्ञान हुआ कि भारत भर में अंग्रेजों का शासन आसेतु हिमाचल पहुंचा है, और उसको उस विषय का बहुत दुख था। इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध आंदोलन खड़ा करना, स्वातंत्र्य युद्ध लड़ना, यह दामोदर की मानसिकता थी। बचपन में हरि कीर्तन में हरिपंत जी ने चाफेकर बंधुओं पर बहुत अच्छे संस्कार किए थे। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो रावण का वध करने के लिए युद्ध लड़े, कंस, इस असुर का वध करने के लिए लड़ने वाले श्री कृष्ण, अर्जुन को रणांगण पर भगवत गीता सिखाने वाले श्री कृष्ण, जिजाऊ माता के सुपुत्र हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे अनेक
महानुभावों का, महापुरुषों का जीवन कीर्तन हरिपंत चाफेकर जी के द्वारा अगली पीढ़ी तक आया। दामोदर हरि चाफेकर अपने भाइयों के साथ बड़े होते रहे। दामोदर हरि चाफेकर अपने शरीर संपदा कमाने के लिए, मजबूत करने के लिए प्रतिदिन क्या करते थे उसका उल्लेख है। पूना में वो सदाशिवपेट के पास रहते थे। पूना से चिंचवड 14 किलोमीटर अंतर है। प्रातः सूर्य नमस्कार आदि संध्या आदि नित्यकर्म पूरे करने के पश्चात दामोदर हरि चाफेकर पूना से चिंचवड तक दौड़ते हुए जाते थे। और पूना से चिंचवड जाते समय 14 किलोमीटर जाना, वहां पर जो पेड़ लगाए वहां से फूल एकत्रित करना, पुष्प एकत्रित करना, और 14 किलोमीटर फिर दौड़ते हुए पुनः आना और अपने पिताजी को पूजा के लिए पुष्प देना, और फिर 1200 जोर बैठका, यह शारीरिक चाफेकर जी का था। दामोदर चाफेकर ने पूना में जो अखाड़े थे, जो व्यायामशालाएं थी, वहां पर जाकर व्यायाम करना, वहां के व्यायामशालाओं में अपने भाइयों के साथ प्रवेश लेना। उसके तत्पश्चात अंग्रेज सरकार के सैन्य में या निजाम के सैन्य में सैन्य भर्ती हो, इसलिए उन्होंने प्रयत्न किया। उनके कुछ रिश्तेदार इंदौर में रहते थे, उनके पास जाकर उस समय के सीपी बरार क्षेत्र में धार संस्थान में जाकर वहां पर शस्त्र सीखना, वहां के सैन्य में प्रवेश करना, ऐसा प्रयत्न किया। पूना में उनको चिढ़ाया जाता था, तुम्ही बामण, तुम्ही बुंदी खायची, तुम्ही लाडू खायचे, तुम्ही जेवणावरी मिरवायच्या, यानी आपने सिर्फ भोजन करना और वहां पर पराक्रम दिखाना, आप शस्त्र क्या चलाओगे। 1883 में आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बलवंत फड़के जी का हौतात्म्य चाफेकर के मन पर आघात करके गया। चाफेकर बंधु बहुत अस्वस्थ थे और ऐसे कुछ कृत्य करके ब्रिटिश शासन को, यहां से सत्ता को भगाना, उखाड़ फेंकना, इस मानसिकता में दामोदर हरि चाफेकर और उनके भाई बालकृष्ण वासुदेव अपने साथी महादेव विनायक रानडे, दत्ता बुस्कुटे, भाऊ बोरवणकर, नीरू द्रविड़, ऐसे साथियों के साथ पहले पर्वती पर और आज पूना में एरंडवन है, जहां पर एसएनडीटी विद्यापीठ है, वहां पर एरंडवन था। तो एरंडवन में वह शस्त्रों का और शारीरिक का अभ्यास करते थे। प्रतिदिन चाफेकर क्लब के सदस्य वहां पर पहुंचते थे। वहां पर समर्थ रामदास जी का एक वचन है, सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जे करील ते तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। इस उक्ति के अनुसार उन्होंने भगवंत का अधिष्ठान होना चाहिए, इसलिए वहां पर गोफण्या मारुति की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में गोफण यह शस्त्र उपयोग में लाया जाता था और उसी शस्त्र का उपयोग, उसी शस्त्र का सराव पहले गोफण्या मारुति के सामने चाफेकर क्लब के सभी सदस्य कहते थे। एक ऐसी स्थिति थी कि चाफेकर क्लब में 40 सदस्य हुए और सभी शारीरिक दृष्टया मजबूत, भौतिक दृष्टया मजबूत। उसी समय 1895 में सिंगापुर से आए हुए जहाजों में, बोट्स में प्लेग के चूहे आने लगे। प्लेग यह ऐसी बीमारी है कि जिसमें चूहे के शरीर में वो जंतु उत्पन्न होते हैं। उनके उत्पत्ति के पश्चात चूहे जहां जहां जाते हैं वहां पर वह जंतु फैलते हैं और फिर इंसान के काख में या जांघ में गांठ आती है, उसको ज्वर होता है और उस ज्वर से उस व्यक्ति का मृत्यु प्राप्त होना, इतनी दुर्दशा होती है। भारतवर्ष में पूरे भारत भर प्लेग की बीमारी फैलने लगी। पूना में भी 1895 से 1896 के दिसंबर तक बहुत व्यक्तियों की मृत्यु हुई
और 1895 के दिसंबर महीने में वॉल्टर चार्ल्स रैंड, यह सातारा जिला का जिलाधिकारी था, उसका तबादला, उसकी बदली पूना में हुई और उसके साथ 850 सैनिकों को नियुक्त किया गया और उनको कहा गया कि आप पूना के प्लेग पर आप नियंत्रण लाओगे। रैंड ने वहां पर क्या शुरुआत की? रैंड ने घर घर झड़ती शुरू की, घर घर जाकर सभी लोगों को बाहर निकालना, पूना के घरों में अग्निहोत्र था उसको पैरों से कुचलना। पूना में जो लोग थे उनकी मानसिकता ऐसी थी कि भगवान की मूर्तियां चांदी और सोने में बनाई जाती थी, भगवान के पूजा के जो उपकरण थे, जो साहित्य था, वो भी चांदी और सोने का था। पली पंचपात्री, तामन, ऐसे चांदी का साहित्य रहता था। वो साहित्य उठाकर लेकर जाना, साहित्य लूटना, बाहर चौक में परिवार के सदस्य को लेकर आना और उनकी शारीरिक जांच करना। उनकी शारीरिक जांच करते समय माता भगिनियों के कपड़े उतारकर उन पर अत्याचार करना, यह रैंड के सैनिक करने लगे। ये इस अत्याचार से चापेकर बंधु बहुत ही अस्वस्थ हुए। उसी समय पूना में जो प्लेग के मृत्यु होते थे, प्लेग इस बीमारी से मृत्यु होते थे, उन लोगों को डॉक्टर तक लेके जाना है, उनके उपचार करना या उनके मृत्यु के पश्चात के अंत्य संस्कार यह चापेकर क्लब के सदस्य करते थे। चापेकर बंधुओं ने शस्त्र जमाना शुरू किया। उन्होंने 41 शस्त्र अलग अलग पद्धति से जमा किए। उसमें से एक उदाहरण ऐसे है कि मराठा पायदल 5 मराठा बटालियन, आज जहां येरोडा जेल के पास हम जाते हैं तो बन गार्डन के सामने से जो पुल जाता है, उस पुल के सामने एक बड़ी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर श्री हनुमान जी का मंदिर है। वहां पर पायदल की टुकड़ी, ब्रिटिश टुकड़ी वहां पर रहती थी। ब्रिटिश टुकड़ी के अधिकारी ब्रिटिश और सैन्य भारतीय एकदेशीय लोगों का। प्रतिदिन सुबह वासुदेव और बालकृष्ण 16 यानी पूजा की धोती पहनकर, एक विशिष्ट पद्धति की कान की टोपी लगाकर उस हनुमान जी को प्रार्थना करते थे। महारुद्र अवतारः सूर्यवंशी अनादिनाथ पूर्ण तारावयासी असा चैत्र पौर्णिमेचा जन्म झाला, नमस्कार माझा तया मारुतीला, ऐसी प्रार्थना करते थे। भीमू रूपी महारुद्रा कहते थे और हनुमान जी को प्रार्थना करके कहते थे कि हनुमान जी हमें लड़ने के लिए शक्ति दो। पायदल के सैनिक उनको चिढ़ाते थे, अरे ही बामनाची पोरं, ये बम्मन के बच्चे, इनसे क्या लड़ाई होगी और इनको परमेश्वर शक्ति देके ये क्या करेंगे। इस पद्धति की उनकी मजाक उड़ाई जाती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन सैनिकों को ध्यान में आया कि ये बच्चे आते हैं, पूजा करते हैं और जाते हैं, तो उनसे कोई हमें धोखा नहीं। तो वहां राइफल लगकर वो सैनिक आपस में गपशप करना, अपने काम करना, यह करते थे। एक दिन बालकृष्ण चापेकर ने अपने 16 यानी वो पूजा की धोती दी, उसमें एक बागनेट यानी जिसको संगीन होती है ऐसी बंदूक उठाकर निकल गए और अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारियों के, उस सैन्य के और भारतीय जो सोजिर थे, उनके ध्यान में भी वो चीज नहीं आई कि इन बच्चों ने वो शस्त्र वहां से उठा लिया है। इंदौर के निवास के दरमियान दामोदर हरि चापेकर ने शस्त्र चलाना और गोलियां बनाना यह सीख लिया था। तो गोलियां बनाना, शस्त्र बनाना, इसका उपयोग करते थे और गोलियां बनाते थे। एरंड वन में गोफण्या मारुति के सामने बंदूक चलाने का भी एक अभ्यास चलता था। उस समय चारों ओर 4 तरुण निश्चित खड़े हो जाते थे और कोई आया तो तरुण परोली का शब्द यानी कोड वर्ड बताते थे, गोविंदा आला रे, गोविंदा आला रे। तो गोविंदा आला रे ध्वनि नाद सुनकर लोग जो अंदर चापेकर बंधु के सदस्य है वो सावध हो जाते थे और व्यायाम करने लगते थे, शस्त्र छुपा देते थे।
1895 में दिसंबर माह में रैन पूना में आया। उसके अत्याचार देखकर हिंदी भाषा में उसको धमकी का पत्र चापेकर जी ने लिखा, तो भी रैन में सुधारणा नहीं हुई। लोकमान्य तिलक जी ने पूना के केसरी मराठा में दोनों वृत्तपत्र में रैन पर टीका की, उसका भी परिणाम रैन पर नहीं हुआ। चापेकर बंधु शाहिर थे, मराठी में उसको फटका कहते हैं, पोवाड़ा कहते हैं, कवन कहते हैं। इस पद्धति के गीत, पौरुषपूर्ण गीत बनाना, यह चापेकर बंधु जी की, दामोदर जी की विशेष खासियत थी। इनके परिवार में प्रतिवर्ष चातुर्मास के लिए परिवार मुंबई आता था, 4 महीने मुंबई में रहता था। तो एक 1895 के चातुर्मास की एक कथा है, उस समय घटित हुई कथा, वो भी आपके सामने मैं रखता हूं। आज जहां विल्सन कॉलेज है, विल्सन कॉलेज के एक प्राध्यापक थे वेलिंगर नाम के। यह वेलिंगर ऐसी व्यक्ति थी कि देशद्रोह का कितना बड़ा उदाहरण देना है तो वेलिंगर था। यह वेलिंगर लोगों के सामने अपने धर्म को गालियां देते थे, निर्भत्सना करते थे, टीका टिप्पणी करते थे, और उसी समय अंग्रेजों का गुणगान करते समय वेलिंगर कहते थे कि श्री रामायण के काल में, श्री राम जी के काल में वानरों ने, लाल मुंह वाले वानरों ने राम जी की सेवा की, राम जी को मदद करके रावण के साथ युद्ध जीता। उसी के वंशज ब्रिटिश लाल मुंह के, यानी मराठी में उसको कहते लाल तोंड्या माकड़, तो ऐसे ब्रिटिश उन्हीं के वानरों के वंशज है, और वह आज भारत में आए हैं। वह हमारे भारत का उत्थान करेंगे। उनके मत को, उनके धर्म को हमने अपनाया तो बहुत अपना भला होगा, भारत का भला होगा। चापेकर बंधु के पास यह सभी वृत्त पहुंचा कि ये वेलिंगर हिंदू धर्म की निर्भत्सना करते हैं, ब्रिटिशों का गुणगान करते हैं, भारत देश को गालियां देते हैं। एक दिन दामोदर चापेकर अपने भाइयों के साथ वेलिंगर जी के घर पर पहुंचे। पहले उनको नमस्कार करके कहा, महाशय हम आपको नमस्कार करते हैं और एक विनंती करते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में हमारे अपने धर्म का अपमान करना, अवमान करना यह बंद कर दीजिए। आप किसी भी परिस्थिति में अवमान बंद नहीं करेंगे तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। वेलिंगर जी ने कहा, क्या होगा परिणाम? तो हाथ ऐसे जोड़े थे, वो हाथ ऐसे जोड़कर बहुत ही अच्छी तरह से वेलिंगर जी को प्रसाद दिया गया। वेलिंगर जी को ऐसे मारा कि उनका मुंह भी लाल रंग का हो गया, लाल रंग से वो भी रंग गए, और वेलिंगर जी ने पुलिस स्टेशन पर शिकायत कर दी। 1896 के 22 जून को चातुर्मास के दरमियान चापेकर बंधु मुंबई में थे। चर्नी रोड स्टेशन के सामने आज बाल भवन है। बाल भवन के पास रानी विक्टोरिया रानी का एक पुतला था, रानी विक्टोरिया रानी का एक स्टैचू। अब उसका सत्कार करना चाहिए। 22 जून यह रानी के राज्यारोहण दिवस का वर्धापन दिन है, तो उसका सत्कार करना। इस मानसिकता में चापेकर बंधु रानी के पुतले के पास गए और उन्होंने रानी के पुतले के पास जाकर उसको नवरत्न हार, इस नाम से कुप्रसिद्ध हार था उस समय, वह हार वहां पर पहनाया। नवरत्न हार का वर्णन ऐसे है कि जो 9 जूतों की जोड़ियां नहीं, अलग अलग 9 जूते और 9 जोड़ियां यानी 18, लेकिन अलग अलग जूतों की जोड़ियां बनाकर वो नवरत्न हार उस रानी को पहनाया गया और उसका सत्कार किया गया 22 जून 1896 में। उसी समय उसको मेकअप भी करना था, तो उसकी रंगभूषा करने के लिए उसका नाक तोड़ा गया। आज वो पुतला रानी के बाग में, विक्टोरिया रानी की
नाम से जो पहले बाग थी, आज राजमाता जिजामाता उद्यान है भायखला में, वहां पर भाऊदाजी लाल संग्रहालय के गोडाउन में पड़ा है। इसकी भी बहुत चर्चा मुंबई क्षेत्र में हुई। 1897 के शिव जयंती उत्सव के दिन पूना हॉस्पिटल के पास लकड़ी पुल है, लकड़ी पुल के नीचे विठल मंदिर है। उस विठल मंदिर में लोकमान्य तिलक जी द्वारा आयोजित शिव जयंती उत्सव का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में चापेकर बंधु एक शायरी पोवाड़ा गाते रहे, शायरी फटका गाते रहे, और उस फटके में उन्होंने अपने नेताओं को कोसा। वो फटका ऐसे, अरे मर्द कशाला म्हणविता, मिशी कशाला मिरविता, षंड तुम्ही षंड नामर्द तुम्ही। यानी आप सभी नेतागण अपने आप को मर्द क्यों कहते हो, आपके मूछों पर ताव क्यों देते हो, अरे आप षंड हो, आप नामर्द हो, नहीं तो भारत पर ब्रिटिशों का राज नहीं रहता। उत्सव के भाषण के दरम्यान लोकमान्य टिळक जी ने वहां पर कहा, आज आपल्या देशबांधवांना आपण षंड म्हणालात, खरंच आहे ते, अन्यथा अत्याचारी रँक जीता राहिला असता। लोकमान्य टिळक जी ने कहा कि आज आपने अपने देश बांधवों को षंड कहा, नामर्द कहा। अगर ऐसे नहीं होता तो अत्याचारी रैंक जीवंत होता, जीता नहीं रहता। और तिलक जी ने एक आह्वान चापेकर बंधु को दिया और उस आह्वान को चापेकर बंधु ने स्वीकृत किया। 25 मई रैंक की बग्गी, आज जहां मोदी स्टेट है पुणे की, सेंट्रल कंपाउंड के बाजू में वहां पर कलेक्टर बंगला था, वहां से आज बन गार्डन पुलिस स्टेशन अंबेडकर पुतला के सामने, वहां पर जिलाधिकारी कार्यालय यानी कलेक्टर ऑफिस था। वहां से आते समय रैन की बग्गी पर पेड़ के पीछे से गोली चलाई गई। गोली की आवाज रैन ने सुनी, बग्गी के घोड़ा गाड़ी के पास से गोली गई वो सुना और रैन बच गया। उसी समय रैन को एक पत्र मिला, आप अगर अत्याचार बंद नहीं करते हो तो आपको खत्म किया जाएगा। और यह खत्म किया जाएगा ये बताने के लिए जो पत्र भेजा गया, उस पत्र को रैन ने अपने सहकारियों के द्वारा पढ़ लिया, जो रीडर वाचक थे उनके द्वारा पढ़ लिया, क्योंकि रैन को हिंदी और मराठी और देवनागरी लिपि नहीं आती थी। उन रीडर ने, जो पढ़ने वाले थे, उन्होंने बताया कि साहब आपके जीवन को धोखा है, हो सकता है कि आपका नुकसान हो, आप थोड़े सावध चित्त रहिए। रैन ने वह सुना नहीं। दरम्यान के काल में चापेकर क्लब का सदस्य दत्ता भुसकुटे की मृत्यु प्लेग से हुई। दत्ता भुसकुटे के मृत्यु के दिन दामोदर चापेकर ने प्रतिज्ञा ली कि दत्ता, तुम्हारी चिता की अग्नि को ठंडा होने से पहले मैं रैन का वध करके तुम्हारी मृत्यु का बदला लूंगा। चापेकर क्लब के सदस्यों के कुछ लोगों को यह सदस्यों में यह बात जानकारी थी, उन्होंने कुछ सुना था। रैन का वध करना है, लड़ना है, इसके लिए 41 शस्त्र चापेकर बंधु ने जमा किए थे। 25 मई का प्रयत्न विफल हुआ तो तय यह हुआ कि 22 जून 1897 के दिन विक्टोरिया रानी के हीरक महोत्सव, राजारोहण का हीरक महोत्सव, यानी 60 वर्ष पूर्ण हुए उसका महोत्सव, कुछ निष्ठावान भारतीय, जो रानी के निष्ठावान थे ऐसे भारतीय और अंग्रेज अधिकारियों ने उनसे पहले गणेश खिंड के पार गवर्नर हाउस में मनाना निश्चित किया है। उसी मुहूर्त को चुना गया, उसी दिन मुहूर्त तय किया गया और उसी दिन यह तय हुआ कि
रैंड का वध उसी रात को होगा। स्थान निश्चित हुआ। जोगेश्वर मंदिर के नीचे, पहाड़ी के नीचे गणेश खिंड में पीला बंगला था। उस पीले बंगले के पास स्थान निश्चित हुआ। उस दिन 22 जून 1897 ब्रिटिश इतिहास में बहुत ही अविस्मरणीय ऐसा दिन आया। एक बाजू शासकीय अधिकारी और एतद्देतीय निष्ठावान लोग, रानी से निष्ठावान, ब्रिटिश साम्राज्य से निष्ठावान लोग थे। वह रानी का, विक्टोरिया रानी के राज्यारोहण का हीरोक महोत्सव मना रहे थे। उसी समय पूना के चौक चौक में विक्टोरिया रानी का चित्र लगाया गया, उसको नवरत्न से सजाया गया, उसका सम्मान किया गया। ब्रिटिशों के इतिहास में सिर्फ पूना में ही राज्यारोहण का समारोह जोरों में हो रहा था, ऐसे नहीं। नागपुर में भी राज्यारोहण के कार्यक्रम के निमित्त मिठाई बांटी गई। केशव बलिराम हेडगेवार संघ के आद्य सरसंघ चालक, संस्थापक, छोटे से एक बालक थे और नील सिटी हाई स्कूल में वह जब पहुंचे तो उनके गुरुजी ने, उनके जो शिक्षक थे, उन्होंने केशव के हाथ में मिठाई दी और मिठाई देकर केशव को कहा, अरे अपनी विक्टोरिया रानी है, उसका राज्यारोहण दिवस है, उसकी मिठाई है। केशव ने कहा, विक्टोरिया रानी अपनी कैसी हो सकती है, जो हमारे देश को गुलाम बनाती है। उस गुलाम बनाने वाली रानी के राज्यारोहण का समारोह मैं मनाऊंगा नहीं। और उसने उस मिठाई को कचरे की ढेर में फेंक दिया। उसी समय पूना में ऐसी स्थिति हो गई कि चौक चौक में रानी के फोटो को चपलाहार, नवरत्नहार लगाया गया और उसी समय छोटे भाई वासुदेव को काम दिया गया था। वासुदेव ने बटलर का वेश, यानी ब्रिटिश अधिकारियों के घर में जो खाना परोसने के लिए जो बटलर होते थे उनका वेश पहनना, और उस वेश पहनकर कलेक्टर ऑफिस और कलेक्टर बंगले के पास जाकर वॉल्टर चार्ल्स रैंड के प्रवास का और उसके कार्यक्रम का क्या, उस कार्यक्रम की स्थिति है वो देखकर आना। बटलर का वेश पहना है तो बंगले के बटलर भी बाहर आ गए। उनको लगा किसी अधिकारी का बटलर है, तो इसने वासुदेव ने पूछा, क्या स्थिति है साहब, कलेक्टर ऑफिस पर आने वाले क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं साहब, तो आप कलेक्टर ऑफिस में जाएंगे नहीं, कलेक्टर ऑफिस का कार्यक्रम होगा, वो अन्य अधिकारी करेंगे। वासुदेव वहां से निकला, कलेक्टर ऑफिस पर पहुंचा। कलेक्टर ऑफिस पर यह तय हुआ कि कलेक्टर ऑफिस में रैंड आने वाला नहीं है। उसने आकर भाइयों को बताया। योजना तय हुई कि शाम के समय वासुदेव गवर्नर हाउस की ओर जाएगा। रास्ते में खंडेराव साठे उसके साथ रहेगा। चार्ल्स की रैंड की बग्गी जब कलेक्टर ऑफिस, गवर्नर हाउस से निकलेगी तो उस समय वासुदेव ने उस बग्गी का पीछा करना और परौली का शब्द गोविंदा आला रे के बजाय गोंद्या आला रे, यह शब्द का, परौली का शब्द उच्चार करना और अपने भाइयों को सावध करना, और फिर दामोदर और बालकृष्ण रैंड की वध की कामगिरी पूरे करेंगे। दोपहर के समय खंडेराव साठे और वासुदेव किसानों के बच्चों के वेश में धोतर मुंडा सदरा पहनकर पिवला बंगला की ओर जाकर बैठे। वहां से सैनिक, ब्रिटिश और भारतीय सैनिक गवर्नर हाउस की ओर जाते हुए देखिए, पुलिस जाती हुई देखी। फिर आकर बताया कि पुलिस और गवर्नर हाउस की ओर तैयारी के लिए जाने वाले लोग, ब्रिटिश सैनिक, भारतीय पुलिस, ब्रिटिश पुलिस वहां पर जाकर गवर्नर हाउस की तरफ पहुंची है। फिर एक बार 7 बजे के करीब खंडेराव साठे और बालकृष्ण पिवला बंगला के पास आए। 7:30 के करीब रैंड की बग्गी गवर्नर हाउस की ओर गई। अनेक अधिकारियों की घोड़ा गाड़ियां, बग्गियां
गवर्नर हाउस की ओर जाने लगी। एतद्देशीय जो भारतीय थे वो गांव में से अन्य रास्ते से गवर्नर हाउस के पास पहुंचे। शाम के समय महादेव विनायक रानडे, रसायन शास्त्र का विद्यार्थी, चापेकर क्लब का सदस्य, चापेकर जी के घर पर पहुंचा। भारतीय घरों में संध्या समय संध्या वंदन होता है। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय च। प्रार्थना होती है, मराठी में उसको प्रवचा कहते हैं। यह सब प्रार्थना चापेकर बंधु जी के परिवार में सभी सदस्यों ने एकत्रित की। शुभं करोति कहने के पश्चात अपने घर के ज्येष्ठों को, माता पिता को सभी ने प्रणाम किया, नमस्कार किया और ऊपर अपने कक्ष में चले गए। परिवार के सदस्य ऐसे थे: दामोदर हरि चाफेकर की पत्नी, एक लड़का, बालकृष्ण हरि चाफेकर की पत्नी और एक छोटा सा बालक लड़का, वासुदेव की पत्नी अल्लट 12 वर्ष की बालिका थी। शाम के समय प्रवचा शुभं करोति कहने के पश्चात अपने कक्ष में पहुंचे हुए दामोदर चाफेकर, बालकृष्ण चाफेकर और महादेव रानडे ने तैयारी शुरू की। दामोदर ने अपने शरीर में एक दुधारी तलवार, एक बाजू 2 तलवारें, कंधे के पास कांख में एक पिस्टल, पेट में धोती के पास एक पिस्टल, ऐसे लगाकर उपरनय ने जो अपने कंधे पर उपवस्त्र डाला जाता है उससे वह पूर्ण बांधकर ऊपर से अंगरखा पहन लिया, अपनी पगड़ी पहन ली। बालकृष्ण ने 2 तलवारें, एक गुप्ती, 2 पिस्टल अपने साथ रखे। महादेव रानडे ने एक तलवार, एक पिस्टल अपने साथ रखा और तीनों सज धज कर बाहर निकले। हरिपंत चाफेकर जी ने उनको पूछा, काय स्वारी कुणीकडे, कौन सी ओर जा रहे हो, कहां की ओर जा रहे हो, कहां है आपका दौरा? उन्होंने बताया, कल चातुर्मास के लिए हम मुंबई जा रहे हैं, उसके पहले माता जोगेश्वरी का आशीर्वाद लेकर आते हैं, आरती करके आते हैं। घर से निकले, पिवला बंगला के पास पहुंचे, वहां पर खंडेराव साठे उन्हें मिला। खंडेराव साठे ने वृत्त दिया, वासुदेव हरि चाफेकर रास्ते से दौड़ते हुए गवर्नर हाउस की ओर पहुंचा है, रैंक की बग्गी वहां पर पहुंची है। बीच में वासुदेव को पूछा गया, ए वेयर आर यू गोइंग, कहां जाते हो, ए कुड़े चल रे? तो वासुदेव किसान के भेष में था, किसान के बच्चे के भेष में, ऊपर एक पगड़ी, किसानी पगड़ी, किसानी सदरा और घुटने तक का धोती पहनकर वासुदेव राज उसने बताया, वो आज दारू काम होने वाला है ना, मैं देखने को जाता हूं। यानी जो पटाखे फोड़े जाएंगे, जो फुलझड़ियां और पटाखे जलाए जाएंगे, वो देखने में जा रहा हूं। तो एक किसान का बच्चा है, उससे क्या धोखा, यह सोचकर सैनिक और पुलिस ने उसको बंगले के पास बैठने दिया। खंडेराव साठे के साथ महादेव रानडे, दामोदर चाफेकर और बालकृष्ण चाफेकर ऊपर जोगेश्वरी के मंदिर में पहुंचे। जोगेश्वरी को हाथ जोड़ते हुए उन्होंने प्रार्थना की, आई अंबे जगदंबे जातो सत्कर्मी, आम्हाला जय दे, रिपुदमनासाठी आई भवानी आम्हाला वर दे, तुझ वाचोनी कोणी नाही आम्हा जगी आसरा, पुण्यपत्नी रँडाने रँड माजला सारा, त्या माराया अविचाराया शौर्य धैर्य मज दे, रिपुदमनाचा आई भवानी आम्हाला वर दे। हे जगन्माता, हे जोगेश्वरी माता, हमें वह रैंड रूपी असुर का वध करने के लिए यश दे,
वर दे, शक्ति दे, शौर्य दे, धैर्य दे, यह प्रार्थना करके नीचे आकर बैठे। अंधेरा हुआ था, पिस्तौल अपने साथ में रखे और पिस्तौल अगर काम में नहीं आए तो ऐन समय पर तलवारों की आवश्यकता है तो तलवारें वहां पीले बंगले के पास एक पुल था, उस पुल के नीचे छुपाई गई और रैन के बग्गी की राह और गोंजा अलरे इस परवली के शब्द की राह ये वीर देखते रहे। पूना में उस काल में रात को 10 बजे तोपों का आवाज होता था और सैन्य की कैंप में 10 बजे के टोल घंटा 10 बार बजाई जाती थी। 10 बजे तक बैंड के स्वर, बैंड की धुनें उस आसमंत में सभी को सुनाई दे रही थी। पटाखों की आवाज सुनाई दे रही थी और 10 बजे 10 के टोके और 10 की तोप की आवाज आई। घंटा के 10 आवाज, 10 टोल सुनाई दिए और वहां की गवर्नर हाउस की पार्टी समाप्त हो गई। एतद्देशीय लोग गांव के रास्ते से अपने घर पर वापस आने लगे और अंग्रेज अधिकारी वहां से निकले। गवर्नर हाउस के पास से गणेश खिंड के रास्ते 3 बग्गियां निकली। उसी समय बारिश की शुरुआत हो गई और रात के अंधेरे में, उसको मराठी में रात कीड़े कहते, निशाचर जो कीटक होते वो किर किर आवाज करते और उन किर किर आवाज के साथ बारिश की रिपरिप की आवाज भी सुनाई दे गई। बारिश शुरू हुई तो भी ये वीर डटे रहे, राह देखते रहे। गोंद्या आला रे इस परवली के शब्द का, उस बारिश और रात कीड़ों की किरकिर के आवाज में आसमंत में घोड़े की टाप, घोड़े के चलने का, दौड़ने का आवाज घूमने लगा। घोड़े का आवाज तो आ रहा है और गोंद्या आला रे परवली का शब्द हमें सुनाई नहीं दे रहा है। शायद वासुदेव पकड़ा गया होगा। इस शंका से सामने आई हुई पहली बग्गी पर बालकृष्ण ने कूद लगाई। बालकृष्ण ने दौड़ लगाते हुए उस पहली बग्गी पर कूद लगाई और अंग्रेज अधिकारी के गले में 2 गोलियां थाई थाई करके फायर कर दी। गोलियों की आवाज आसमंत में गई। आई एम शॉट कहते हुए अंग्रेज अधिकारी चिल्लाया। उसकी पत्नी चिल्लाने लगी, स्टॉप द कैरेवल। लेकिन भाऊ नाई को उनका घोड़े वाला उनका जो बग्गी का चालक था उसको ध्यान में नहीं है और बारिश में उसको गड़बड़ी की आवाज तो सुनी लेकिन वो झट से वो रोक नहीं सका। उसके पीछे फ्रांसिस लुई की बग्गी चली गई। बहुत आगे जाने के बाद आईएस की बग्गी को भाऊ नायकू ने रोका तो पीछे से आने वाले फ्रांसिस लुई लेफ्टिनेंट, उसने आईएस की बग्गी को देखा। पहला जो गोली मारा गया अधिकारी था वो था आईएस। फ्रांसिस लुई ने उसको देखा तो उसके गले से खून बह रहा है, ये उसके ध्यान में। उसी समय आसमंत में आवाज आई, गोंद्या आला रे, और घोड़े के टापों की आवाज और गोंद्या आला रे की आवाज दामोदर हरि सापेकर ने सुनी। दामोदर के ध्यान में आया कि पहली गाड़ी गई उसमें अधिकारी जो मारा गया है वो आईएस अन्य अधिकारी है। चार्ल्स रैंड तो मारा नहीं है, वॉल्टर चार्ल्स रैंड को मारना भी बाकी है, उसका वध करना बाकी है। और दामोदर ने दौड़ने शुरुआत की। वासु नाना बाजूला हो कहते हुए दामोदर ने रैंड की बग्गी पर छलांग लगाई। 2 गोलियां थाई थाई फायर कर दी। 2 गोली की आवाज आसमंते में गूंजी और दामोदर उस बग्गी से उतरकर बाहर निकल गया। सभी तरुण अपने सुरक्षित स्थान पर निकल गए। तीनों चापेकर बंधु घर पर आए। महादेव रानडे अपने रसायन शास्त्र के वसति गृह में चला गया। उसी समय आगे बग्गी रोका हुआ चार्ल्स फ्रांसिस लुई, उसे शायद लगा कि पीछे की इस बग्गी में कोई डॉक्टर होगा, पीछे की घोड़ागाड़ी में कोई डॉक्टर होगा, इसलिए उसने पीछे की बग्गी रोकी। तो उसको ध्यान में आया
कि वॉल्टर चासरैंड जिलाधिकारी कलेक्टर भी गोली से जख्मी है। तीनों बगिया लेकर पूना के आज जहां ससून हॉस्पिटल है वहां पर छोटा सा आर्मी का हॉस्पिटल था, वहां पर लेकर आए। वहां पर आयस को मृत घोषित किया गया। सुबह 4 बजे के समय पर 16 वर्ष का खंडेराव साठे लोकमान्य तिलक जी के दरवाजे पर, गायकवाड़ वाला के दरवाजे पर जाकर कुंडी खटखटाता हुआ पहुंचा। उसके कुंडी खटखटाने की आवाज सुनने के पश्चात लोकमान्य तिलक जी ने कहा, अंदर आइए, दरवाजा खुला है। उस समय लोकमान्य तिलक जी को नमस्कार करते हुए खंडेराव साठे ने कहा, काल रात्रि गणेश खिंडीतील गणपती आम्हास पावला। कल रात को गणेश खिंड का गणपति गणेश, उसने हम पर कृपा की। लोकमान्य तिलक जी ने कहा, ठीक, सावधानता बरतिए, सावधानता रखिए। सावधानता रखी तो भी अन्याय हुआ, तो भी फितूरी हुई, दगलबाजी हुई, उसके इतिहास में हम आगे जाएंगे। खंडेराव साठे वहां से निकला। दूसरे दिन पूना में लोग इतनी खुशी से नाच रहे थे कि रैंड पर कल रात को गोलियां चलाई गई, यह वृत्त पूना में पहुंचा। सुबह के समय चापेकर बंधुओं ने मुंबई में जाने की तैयारी शुरू की, अपने घर का सामान बांध दिया और मामा नजदीक रहते थे, उनके वाड़े पर, उनके घर पर तीनों भाई पहुंचे। रास्ते में बालकृष्ण के पैरों में कीचड़ और गोबर लगा था, तो दामोदर चापेकर ने कहा, बालकृष्ण जाकर वो गोबर और कीचड़ धो दो, अच्छी स्वच्छता चाहिए। बालकृष्ण हाँ कहते हुए पीछे के कुएं पर गया। वहां जाकर अपना हाथ पैर धोकर बालकृष्ण ने अपने पेट में छुपाई हुई, उसको मराठी में पोतड़ी कहते, उसमें शस्त्र छुपाए थे, तो पोटली गंगा अर्पणमस्तु कहते हुए उस कुएं में डाल दी। हाथ पैर धोकर आके बैठा। मामा जी ने पूछा, क्या वर्तमान, क्या स्थिति है, क्या वृत्त समाचार है? मामा जी को बताया गया, हम आज मुंबई जा रहे, आशीर्वाद के लिए आए। उन्होंने पूछा, कल रात को इंग्रज अधिकारी पर गोलियां चली गई। इन्होंने कहा, पता नहीं, हम रात को जोगेश्वरी देवी का दर्शन करते हुए, आरती करते हुए वापिस आए और हमने कुछ सुना नहीं, हम बाहर नहीं गए। तो बताया मामा जी ने कि कल रैंक पर गोलियां चलाई गई, ऐसे कहा जाता है, वो मर गया, 2 अधिकारी मर गए। इन्होंने कहा, अच्छा हुआ, उसी कर्म का था, उसका कर्म ही ऐसे था कि उसको ऐसी मृत्यु प्राप्त हो। तीनों अपने घर लौटे। दोपहर की गाड़ी से चापेकर परिवार मुंबई को रवाना हुआ। गाड़ी में चर्चा शुरू थी। गाड़ी में चर्चा शुरू थी कि कल रात को जो 2 अधिकारियों पर गोलियां चलाई गई, उसमें से आयस, लेफ्टिनेंट आयस मारा गया और चार्ल्स रैंड जीवित है। तीनों भाइयों ने अपने मन में सोचा, अरे ये जीवित कैसे रहा? गाड़ी मुंबई पहुंची। झाओबाची वाड़ी के राम मंदिर में दूसरे दिन से चातुर्मास कीर्तन शुरू हुआ और यहां पर पूना में तरुणों को पकड़कर उनसे आयस के वध और रैंड के वध का प्रयत्न करने वालों की जानकारी ढूंढना पुलिस ने शुरू किया। अनेक तरुणों पर अनन्वित अत्याचार हुए और 3 जुलाई प्रातः 2:30 बजे के करीब रैंड यशुवासी मृत्यु को प्राप्त हुआ। और फिर 302 का कलम लगा। अंग्रेज सरकार बहुत भड़क गई। वधकर्ताओं की जानकारी देने के लिए 5,000 का बख्शिश पारितोषिक घोषित हुआ और हैरी ब्रुइन और रामा पांडु जगताप, मुंबई इलाके का पुलिस सुप्रिंटेंडेंट हैरी ब्रुइन को पुणे में लेकर आया। उसके साथ उसका फौजदार रामा पांडु जगताप भी आया। फरास खाने में उनकी कार्यालय बनाई गई और पुणे के तरुणों पर अनन्वित अत्याचार शुरू हुए। रामचंद्र शंकर द्रविड़, गणेश शंकर द्रविड़, ये दोनों भाई मिलिट्री अकाउंट्स में नौकरी करते थे। मिलिट्री अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी की, इसलिए उनको अरेस्ट होकर हिरासत में लेकर मुंबई के आर्थर रोड कारागृह में रखा गया था। उनका भाई तापेगर क्लब का सदस्य नीलू शंकर द्रविड़ था। नीलू कुछ दिनों पश्चात
अपने भाइयों को मिलने के लिए मुंबई पहुंचा। भाइयों ने पूछा, क्या पुणे की क्या खबर बात, चापेकर क्लब का क्या शुरू है? यह चापेकर क्लब का क्या शुरू है? और उसी क्षण नीरू द्रविड़ को ध्यान में आया कि दत्ता बुसकोटे के मृत्यु के दिन दामोदर हरी चापेकर ने प्रतिज्ञा ली थी कि दत्ता, तुम्हारी चिता की अग्नि शांत होने से पहले मैं रैंड को मारकर उसका वध करते हुए तुम्हारी मृत्यु का बदला लूंगा। उसने अपने भाइयों को बताया कि रैंड का वध हुआ और दामोदर ने ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा की थी। रामचंद्र द्रविड़ और गणेश शंकर द्रविड़ ने ब्रिटिश अधिकारी, कारागृह अधिकारियों से लेखन साहित्य मांगा और उनको बताया कि रैंड के वध के बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं, तो हमें लेखन साहित्य दिया जाए। उनको लेखन साहित्य दिया गया। उन्होंने नीरू द्रविड़ के पास हैरी ब्रूइन के लिए पत्र दिया कि हमें जानकारी है कि रैंड का वध चापेकर क्लब के चापेकर बंधुओं ने किया है और उस जानकारी देने के लिए हमें पूना में लेकर आए और हमें छोड़ा जाए। उन दोनों भाइयों को पूना में येरवडा में लाया गया। फराज खाने में हैरी ब्रूइन ने उनकी जांच की, उनसे जानकारी ली और अक्टूबर महीने में हैरी ब्रूइन मुंबई की ओर आए। जाओबाची वाड़ी में राम मंदिर में आकर उन्होंने हरिपंत चापेकर जी से कहा कि आपके पुत्रों ने गैर कृत्य किया है, आप अगर उसकी जानकारी देते हैं, उनको हमारे हवाले करते हैं, तो सरकार आपको पेंशन देगी। हैरी ब्रूइन का वैशिष्ट्य था कि जिस क्षेत्र में नौकरी करने जाता था उस क्षेत्र की भाषा वो सीखता था। जब हरिद्वार में था तो हरिद्वार की खड़ी बोली हिंदी सीखा, कलकत्ता में था तो कोलकाता में उसने बंगाली सीखी, महाराष्ट्र में आए तो काम चलाऊ मराठी भी सीख लिया था। हरिपंत चापेकर जी ने कहा, आप जो कह रहे हैं वो मुझे मान्य नहीं, मेरे सुपुत्रों ने कुछ कृत्य किया है तो गैर कृत्य किया होगा, ऐसा हमारा विश्वास नहीं, और उन्होंने गैर कृत्य किया होगा तो उनको शासन देने के लिए परमेश्वर समर्थ है। आपके पेंशन की मुझे आवश्यकता नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। 4 अक्टूबर 1897 दामोदर हरी चापेकर हिरासत में लिए गए। बालकृष्ण और वासुदेव निजाम के क्षेत्र में पहुंचे उनको मदद के लिए। लोकमान्य तिलक जी ने पत्र दिया था तो देसाई कुलकर्णी निजाम के जो दीवान थे उन्होंने बालकृष्ण और वासुदेव की व्यवस्था की। दामोदर चापेकर को पुणे में लाने से पहले वेलिंगकर जी के घर पर लेकर गए। वेलिंगकर जी ने, इसी लड़के ने मुझे मारा है, धमकी दिए, ऐसी उनकी पहचान निश्चित की। आइडेंटिफिकेशन, ओळख परेड हुई, उसमें दामोदर पहचाने गए। दामोदर को लेकर हैरी ब्रूइन पूना में आए। पूना में आने के बाद दामोदर पर अनन्वित अत्याचार हुए। दामोदर ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, लेकिन जब दामोदर ने देखा कि अन्य लोगों पर अत्याचार हो रहे, तब दामोदर ने बताया कि रैंड ने हमारी माता बहनों की इज्जत लूटने वाले सैनिकों को मदद की है, हमारी माता बहनों की इज्जत लूटी गई है, हम रैंड का विरोध करते हैं और रैंड के वध के लिए मुझे पश्चाताप नहीं हो रहा है। शस्त्र, साथीदार, इनकी जानकारी कुछ भी नहीं दी। जनवरी महीने में बालकृष्ण और वासुदेव निजाम के राज्य से, हैदराबाद से, भाग्यनगरी से फिर मुंबई में आए। बालकृष्ण को पकड़ा गया, न्यायालय का नाटक किया गया। फरवरी 98 में वासुदेव अपने भाइयों को मिलने के लिए पूना में पहुंचे। उनको ध्यान में है कि रामा पांडु जगताप फौजदार, इसने हमारे भाइयों पर और अनेक तरुणों पर अनन्वित अत्याचार किए, उसका विरोध करना चाहिए, उसका बदला, उसका सूद लेना चाहिए। पूना में खुन्या मुरलीधर का मंदिर है, वहां पर 10 बजे तोप की आवाज में खंडेराव साठे के साथ दामोदर हरी चापेकर ने, वासुदेव हरी चापेकर ने उस रामा पांडु जगताप पर गोली चलाई। उसके गले में गोली लग कर गई, जख्म हुई, लेकिन मरा नहीं। तोप की आवाज में गोली की आवाज समा जाने के कारण
उस रामापांडु जगताप को पता नहीं लगा, लोग दौड़ते हुए निकल गए। इतनी उसको थोड़ी सी मन में शंका उत्पन्न हुई। वहां से वो सोमवार पुलिस वसाहत की ओर भाग गया। ध्यान में आया कि अपने गले में चोट हुई है, खून बह रहा है। 4 दिनों बाद द्रविड़ बंदियों को अब तक 5,000 का बख्शीश पारितोषिक मिला था। वो पारितोषिक लेकर वो गंजीफा यानी ताश खेल रहे थे और द्रविड़ बंदियों के घर पर खंडेराव साठे और वासुदेव चाफेकर ये दोनों पहुंचे। मोमिन का वेश यानी मुसलमानी पद्धति का वेश पहनकर गए थे। उन्होंने नीचे से आवाज दी, द्रविड़ बंधु है क्या? उनको थाने पर बुलाया है, जल्दी चलो। शायद अंग्रेज सरकार बचे हुए पारितोषिक के 15,000 रुपए देने के लिए तैयार हुई है और उसके लिए फराज खाना बुलाया। यह सोचकर द्रविड़ बंधु ऊपर से दौड़ते हुए नीचे आने लगे और खंडेराव साठे और वासुदेव चाफेकर ने उन चारों को ढेर कर दिया। चारों पर गोलियां चलाई। दूसरे दिन पूना में शक्कर बांटी गई, पेड़े बांटे गए और पूना में पितरों के मृत्यु का वध का आनंदोत्सव मनाया गया। सुबह खंडेराव साठे और वासुदेव चाफेकर को फराज खाना बुलाया गया। रामापांडु जगताप ने उसको गालियां देते हुए कहा, ए बामना, इकडे ये मान करून चालतोस। गुस्से में वासुदेव ने कहा, ए फितुरा देशद्रोही, ए देशद्रोही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की? अरे तू तो देशद्रोही है। और रामापांडु जगताप उठने से पहले अपने कमर के पास धोती में छुपाया हुआ पिस्टल निकालकर वासुदेव ने रामापांडु जगताप पर गोली चलाई। रामापांडु जगताप बच गया, लेकिन हैरी ब्रुइन और रामापांडु जगताप ने इन दोनों को हिरासत में लिया। 1704-5 में गुरु गोविंद सिंह जी के 4 सुपुत्र हौतात्म्य प्राप्त कर चुके। उसके पश्चात भारतीय इतिहास में और पूरे विश्व के इतिहास में एक परिवार के 3 बंधु देश के लिए हौतात्म्य प्राप्त हुए। ऐसे एक चाफेकर बंधु का परिवार है। 8 अप्रैल 1898 प्रातः समय हाथ में भगवत गीता लेकर शांत चित्त से दामोदर हरि चाफेकर बदर स्तंभ की ओर चला और दामोदर हरि चाफेकर ने 8 अप्रैल 1898 के दिन हौतात्म्य प्राप्त किया। 8 मई 1899 सुबह वासुदेव और महादेव पुलिस के साथ कारागृह की ओर से चलते हुए देखे तो बालकृष्ण ने पूछा, क्या है? अन्ना, दादा की ओर चले, हम आपसे पहले चले। 8 मई 1899 वासुदेव और खंडेराव साठे का हौतात्म्य दिन, वासुदेव और महादेव रानडे का हौतात्म्य दिन। खंडेराव साठे को अल्पवयीन होने के कारण 10 वर्ष की सख्त मजूरी सजा हुई थी। 12 मई 1899 प्रातः बालकृष्ण हरि चाफेकर हौतात्म्य प्राप्त हुए। ब्रिटिशों को लगा कि अब भारत में कोई स्वातंत्र्य युद्ध की ज्योत नहीं प्रज्वलित होगी, लेकिन इन क्रांतिकारों के हौतात्म्य से प्रेरित होकर आगे चलकर जो स्वातंत्र्य सैनिकों का मुकुटमणि मेरू दंड ऐसे प्रसिद्ध हुआ, ऐसे विनायक दामोदर सावरकर अपनी भगोर इस गांव में अपनी घर में अष्टभुजा जगदम्बा देवी के सामने शस्त्र से अपना अंगूठा काटकर देवी को टीका लगाते हुए प्रतिज्ञा करने लगे, कार्यासाठी अपुरे पडलात सुंदत, कार्यासाठी अपुरे पडलात सुंदत, खंत नको पुढे, कार्य चालवू गिरवित तुमच्या पराक्रमाचे आम्ही धडे। भारत माता की जय।